हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और ये हमारी एनसीईआरटी बेस्ड क्लास चल रही है, जैसा कि आपको पता है। तो एनसीईआरटी में आज हम करने वाले हैं अपना 6th क्लास का। ये आपको पता ही है कि मैं 6th क्लास की आपको एनसीईआरटी करा रही हूँ ये, और एसएसटी सब्जेक्ट्स की करा रही हूँ, यानी कि सोशल स्टडीज़ की, जिसमें हम ज्योग्राफी के ये पूरी कंबाइंड बुक है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देखिए, तो आपको थोड़ा समझ आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। अब एनसीईआरटी में नई शिक्षा नीति के हिसाब से एसएसटी में 4 किताबें नहीं चलती है, एक ही बुक चलती है, और उसमें ही आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और आपका हिस्ट्री कंबाइंड होता है। ठीक है, तो हमने अभी तक 3 लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कि आपके ज्योग्राफी का पार्ट था वो। आज हम यहाँ से 4th लेसन से हमारा हिस्ट्री शुरू हो रहा है। तो इतिहास की समग्र रेखा एवं उसके स्रोत, और टोटल इसमें 14 चैप्टर हैं जो कि बटे हुए हैं इस तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, अब मैं ये बता देती हूँ कि एनसीईआरटी यहाँ पर क्यों ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी ज़रूरी है हमारी एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम्स के लिए, साथ ही साथ हमारे पेट के एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ हमारे यूपी पीसीएस और पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं इसमें सारे। इसलिए मैं एसएसटी का ही सब्जेक्ट करा रही हूँ, जो कि आपका जीएस में भी काम करेगा और आपके सब्जेक्टिव पोर्शन में भी काम करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। तो इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है। ये संवाद आज के समाज व कल बीते समय के समाज के मध्य हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान समाज को पूर्णतः समझ सकते हैं। और ये किसने कहा है? तो ये कथन दिया है E.H. कार ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है राष्ट्रीय संग्रहालय। तो ये आप देख सकते हो, ये राष्ट्रीय संग्रहालय है। ठीक है, नई दिल्ली, यानी कि नेशनल म्यूज़ियम नई दिल्ली। ऐसे संग्रहालयों में अतीत से संबंधित उन वस्तुओं और जैसे मूर्ति, सिक्के और आभूषण आदि को संरक्षित किया जाता है, जो हमें अपने इतिहास को समझने में सहायक सिद्ध होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के लिए इसमें दिए हुए हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं? तो आपकी अपने अतीत की सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, क्या आपको याद है? तो ये बच्चों के लिए है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतिहास किसको कहते हैं? तो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है। इतिहास जो है वो मानव के अतीत का अध्ययन जो है वो आपका इतिहास कहलाता है। ठीक, आपको विज्ञान की कक्षा में पता चलेगा कि पृथ्वी का बहुत ही लंबा इतिहास है, जिसमें हम मानवों का इतिहास नवीनतम और एक छोटा सा भाग है। ठीक है, अब ये डायग्राम देख लेते हैं, जिसमें क्या क्या बना हुआ है। तो देखो यहाँ पर हमारा पृथ्वी है ये। ठीक है, यहाँ पे आपका वातावरणीय ऑक्सीजन बना हुआ है, और है ना, ये ऐसे ये आपका जीवाणु दिए हुए हैं यहाँ पर। ये प्रथम कोशिका है ये। ठीक है, स्पंज और कवक हैं ये आपके। यहाँ पर आपका ये प्रवाल दिया हुआ है। ठीक है, उभयचर कीट यहाँ पर ये मछली कशेरुकी है, ये शाक है, ये सरीसृप डायनासोर है, पक्षी है यहाँ पर स्तनपायी हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है किस किस हिस्से में कैसे पृथ्वी के ये है। ठीक है, तो अब अरबों वर्ष पूर्व का जो ये दिया हुआ है ये आपका इतना है। तो यानी अरबों वर्ष पूर्व में आपकी प्रथम कोशिकाएं थी, जीवाणु थे, स्पंज और कवक थे। ठीक है, सॉरी, जीवाणु और प्रथम कोशिकाएं आपकी अरबों वर्ष पूर्व की हैं। ठीक है, इसमें देखो इस तरह दिया। करोड़ों वर्ष पूर्व क्या है? तो करोड़ों वर्ष पूर्व में आपके स्पंज और कवक आ जाते हैं, प्रवाल आ जाते हैं, उभयचर कीट आ जाते हैं। ठीक है, पक्षी स्तनपायी आ जाते हैं, फूल और मधुमक्खी आ जाते हैं। और अगर बात करी जाए कि वर्षों पूर्व क्या चीज़ थी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आदि मानव दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अग्नि दिया हुआ है, यहाँ पे होमो सैपियंस मानव दिया है, इधर लेखन दिया हुआ है। तो ये सारा इतना दिया हुआ है, ये वर्षों पूर्व है। तो पृथ्वी पर जीवन के विकास, ठीक है, पृथ्वी पर जीवन के विकास उद्भव के कुछ प्रमुख चरणों की यहाँ पे समय रेखा जो है वो दी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड के लिए आगे बढ़ते हैं। अनेक लोग पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते हैं। इनमें से कुछ लोग पृथ्वी की सतह के नीचे के रहस्यों को जानने के लिए प्रशिक्षित हैं, और इस तरह वे पृथ्वी के अतीत के साथ ही हमारे अतीत को भी समझने में सहायता करते हैं।
तो ये देखो जैसे कि ये जो दिए हुए ये भूविज्ञानी हैं, ठीक है, इधर नीचे देखो कुछ दिया हुआ है, ये भूविज्ञानी हैं, ये देखो जीवाश्म विज्ञानी होते हैं, मानव विज्ञानी होते हैं और पुरातत्व विज्ञानी होते हैं, ठीक है, ये इतने विज्ञानी होते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन दी है जीवाश्म किसे कहते हैं। तो भाई जीवाश्म जीव जंतुओं के पदचिन्हों या पौधों के अवशेष चिन्ह जो कि मृदा अथवा शिलाओं की परतों के बीच संरक्षित पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके, वो आपके जीवाश्म कहलाते हैं, ठीक है। तो भूविज्ञानी क्या करते हैं, भूविज्ञानी जो है वो आपके पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों जैसे कि आपकी मृदा हो गई, पत्थर हो गए, ठीक है, पहाड़ियाँ हो गई, पर्वत हो गए, नदियाँ हो गई, महासागर हो गए, ठीक है, और पृथ्वी के अन्य हिस्सों का अध्ययन करते हैं। तो भूविज्ञानी इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जीवाश्म विज्ञानी क्या करते हैं, तो जीवाश्म विज्ञानी जो हैं वो जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ों, पशुओं और मानवों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि मानव विज्ञानी क्या करते हैं। तो मानव विज्ञानी मानव समाजों और संस्कृतियों का अतीत से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन करते हैं, ठीक है। पुरातत्व विज्ञानी क्या करते हैं, मानव, पौधों और पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेष जैसे कि उपकरण हो गए, घड़े हैं, पात्र हैं, मनके, मूर्तियाँ, खिलौने, हड्डियाँ, पशुओं और मानवों के दांत, जले हुए अनाज, घर और ईंटों के हिस्से और अन्य वस्तुओं का उत्खनन करके क्या करते हैं, अतीत का अध्ययन करते हैं। तो वो पुरातत्व विज्ञानी कहलाते हैं। तो आप यहाँ पे समझ पाए, भूविज्ञानी अलग होते हैं, निवास विज्ञानी अलग होते हैं और मानव विज्ञानी अलग होते हैं, पुरातत्व विज्ञानी आपके अलग होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। तो इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती है। तो देखो इतिहास में समय की गणना जो है, प्रत्येक समाज एवं संस्कृति के पास समय की गणना करने की अपनी प्रणालियाँ रही हैं। प्रमुख घटनाएं जैसे किसी व्यक्ति विशेष का जन्म हुआ अथवा किसी शासक के शासन का आरंभ हुआ, एक नए युग का आरंभ माना जाता रहा है। आज के समय में अब युग क्या होता है, तो युग होता है समय का एक निश्चित कालखंड, ठीक है। तो आज के समय में विश्व भर में सामान्यतः ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसको कि तिथि पत्र कहा जाता है, इसका क्या किया जाता है, उपयोग होता है। साथ ही त्योहारों की तिथियों की गणना और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीनी आदि अन्य तिथि पत्रों का भी उपयोग होता है। अब बात करते हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर किसे कहते हैं। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है वो इस कैलेंडर का उपयोग अब विश्व भर में होता है, जिसमें 365 दिन मिलकर 12 माह का निर्माण करते हैं और प्रत्येक 4 वर्ष में एक अधिवर्ष होता है। इस प्रकार शताब्दी वर्ष जैसे कि 1800, 1900, 2000 आदि सभी अधिवर्ष यानी लीप वर्ष होंगे यदि वो 400 से विभाजित हो सकते हों। इसलिए यदि दिए गए शताब्दी वर्षों में से केवल 2000 ही लीप वर्ष होगा, ठीक है। अब यहाँ एक डेफिनेशन और दी है मांगलिक की। मांगलिक अनुकूल अथवा भाग्य लाने वाला शुभ समय होता है। उदाहरण के तौर पर एक मांगलिक शुरुआत, ठीक है। तो 2 डेफिनेशन देख ली, अब पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मांगलिक के बारे में बात हो गई। पश्चिम में सामान्यतः ईसा मसीह के जन्म वर्ष के कैलेंडर का आरंभ माना जाता है। इस बिंदु से आगे के वर्षों की गणना की जाती है एवं इसे अंग्रेजी में एडी से इंगित किया जाता है। एडी जो है वो लैटिन भाषा का एक शब्द संक्षेप है जो ईसा के जन्म के बाद के वर्षों को इंगित करता है, परंतु अब विश्व भर में इसे अंग्रेजी में कॉमन एरा, ठीक है, कॉमन एरा अथवा सीई कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और इस 1947 ईस्वी कभी कभी ईस्वी सन 1947 अथवा 1947 सीई अंग्रेजी में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार ईसा मसीह के जन्म की पारंपरिक तिथि से पूर्व के वर्षों की गणना उल्टे यानी कि अवरोही क्रम में होती है आपकी, ठीक है। एवं इसे अंग्रेजी में बीसी से इंगित किया जाता था। इसे अब अंग्रेजी में बिफोर कॉमन एरा यानी कि बीसी से इंगित किया जाता है। उदाहरण के लिए 560 पूर्व शताब्दी पूर्व गौतम बुद्ध, जिनके बारे में हम अध्याय 7 में जानेंगे, कि जन्म की अनुमानित तिथि है। क्या आप गणना कर सकते हैं कि उनका जन्म आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ था। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो है 3 लाख शताब्दी पूर्व में कुछ प्रमुख घटनाओं की समय रेखा दी हुई है। तो 3 लाख
विश्व में शैल चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य मिले हैं 40,000 पे। हिमयुग मिला है हमको। ठीक है, इस तरह से ये पूरा ऐसे बटा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। इस पाठ्यपुस्तक में हमने BC के लिए सामान्य संवत पूर्व, तो इसका सा पू का मतलब हुआ सामान्य संवत पूर्व, तथा C के लिए सामान्य संवत शब्दों का प्रयोग किया है इस पाठ्यपुस्तक। ठीक है, BC का मतलब सामान्य संवत पूर्व और CE का मतलब सामान्य संवत। ठीक है, आइए पता लगाएं। इस प्रकार की गणना सरल होती है, परंतु इसमें एक समस्या रहती है कि ग्रेगोरियन तिथिपत्र में कोई भी वर्ष शून्य के रूप में चिन्हित नहीं किया गया। वर्ष एक सामान्य संवत या एक सामान्य संवत पूर्व के तुरंत बाद आता है। 2 सामान्य संवत पूर्व से लेकर 2 सामान्य संवत तक एक समय रेखा बनाइए। आप देखेंगे कि शून्य वर्ष की अनुपस्थिति के कारण इन 2 तिथियों के मध्य केवल 3 वर्ष ही होंगे। ठीक है, किसी भी सामान्य संवत पूर्व और सामान्य संवत की तिथियों के बीच के वर्षों की गणना करते समय हमें सदैव दोनों को जोड़कर उनके योग में से एक को घटा देना चाहिए। ठीक है, 2 + 2 - 1 यानी कितना हुआ 3। अपने सहपाठियों के साथ कुछ ऐसे उदाहरणों का अभ्यास करना है। ठीक है, चलो। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 560 + 2024 में -1 तो 2583 वर्ष पूर्व हुआ था। ये बात हमने यहाँ पर जानी। ठीक, अब देखो ये क्या दिया हुआ है, तो ये पूरा एक वो दिया हुआ है। ठीक है, तो अंतिम हिमयुग यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका अंतिम हिमयुग 12,000 सामान्य संवत पूर्व में। प्रथम स्थायी निवास व कृषि का आरंभ हुआ 8,000 सामान्य संवत पूर्व में। तांबे के प्रथम धातु कर्म का आरंभ हुआ 4,000 सामान्य संवत पूर्व में। ठीक है, बुद्ध का जन्म हुआ आपका यहाँ पर। ठीक है, अशोक की ललाट देख सकते हैं आप। 2000 सामान्य संवत में हम इस कालखंड में हैं। किस में है? 2000 में हम। ठीक है, 2000 में हम हैं। ईसा का जन्म होता है यहाँ पर इस जगह पर, तभी ये लाइन दी हुई है ईसा के जन्म की। ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता आपकी जो है वो 2000 सामान्य संवत पूर्व की है। भारतीय उपमहाद्वीप में मिट्टी के बर्तन बनाने की जो तकनीक है वो 6000 सामान्य संवत पूर्व की है और हम 2000 समान संवत में हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया में संसार का प्रथम नगर भी आप देख सकते हो, यहीं पर है इस जगह पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की घटनाओं को चिन्हित करने के लिए समय रेखा एक सुविधाजनक क्या है? उपकरण है। ठीक है, तो क्योंकि ये किसी विशेष अवधि में तिथियों और घटनाओं के अनुक्रम को दिखाता है। यहाँ दर्शाई गई सरलीकृत समय रेखा पर मानव सभ्यता के आरंभ से वर्तमान तक की यात्रा को दर्शाया गया है। समय रेखा पर बिंदुओं के माध्यम से प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को चिन्हित किया गया है। ध्यान रखिए कि समय रेखा पर बिंदुकृत हिस्सा छोड़े गए कालखंड को दर्शाता है, अन्यथा ये समय रेखा लगभग 3 मीटर लंबी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म दिया हुआ है। अतीत थोड़ा सा देख लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म है आपका 560 ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म दिया है 2000 जो है सामान्य संवत है, जहाँ पर आजकल हम लोग हैं, और भविष्य का पता नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समय रेखा ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम को समझने में भी सहायक होती है। उदाहरण के तौर पर तिथियां देखे बिना भी अब आप देख सकते हैं कि बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म से क्या हुआ पहले। अब ध्यान रखें, वर्ष एवं दशक 10 वर्षों का कालखंड। ठीक है, वर्ष एवं दशक क्या होता है? 10 वर्षों का कालखंड होता है। के साथ ही इतिहास में लंबी अवधि का अध्ययन करते समय हम सामान्यतः 2 अन्य विशेष शब्दों का उपयोग करते हैं। एक तो हम शताब्दी का करते हैं और दूसरा किसका करते हैं? दूसरा हम सहस्त्राब्दी का करते हैं। तो शताब्दी देख लेते हैं पहले। ये किसी भी 100 वर्ष का कालखंड होती है। तो शताब्दी क्या होती है? 100 वर्षों का कालखंड होती है। इतिहास में एक सामान्य शताब्दी से लेकर प्रत्येक 100 वर्ष के लिए शताब्दी की गणना की जाती है। वर्तमान में हम 21वीं शताब्दी में हैं और 2001 से आरंभ होकर ये 2100 तक चलेगी। ठीक है, हम अभी 2025 चल रहा है ना, तो हम 21वीं शताब्दी में हैं इस समय। ठीक है, जो कि 2001 से लेकर 2100 तक आपकी चलने वाली है। आगे देखते हैं। ईसा पूर्व की गणना करने के लिए हम एक सामान्य संवत पूर्व से आरंभ करके समय में पीछे की ओर
लौटते हैं। उदाहरण के तौर पर 3वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व में 300 सामान्य संवत पूर्व से लेकर 201 सामान्य संवत पूर्व तक का समय सम्मिलित होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सहस्त्राब्दी की। तो किसी भी 1000 वर्षों का जो कालखंड होता है वो सहस्त्राब्दी कहलाता है। ठीक है, 1000 वर्षों का। इतिहास में एक सामान्य शताब्दी से लेकर सामान्य संवत से लेकर प्रत्येक सहस्त्र वर्षों के लिए सहस्त्राब्दी की गणना की जाती है। उदाहरण के तौर पर हम 3वीं शताब्दी में हैं, जो 2001 साधारण संवत से आरंभ होकर 3000 साधारण संवत तक चलेगी। शताब्दी की तरह ही साधारण संवत पूर्व शताब्दी की गणना के लिए एक साधारण संवत पूर्व से आरंभ करके समय में पीछे की ओर लौटते हैं। उदाहरण के तौर पर एक शताब्दी साधारण संवत पूर्व में एक साधारण संवत पूर्व से लेकर 1000 साधारण संवत पूर्व तक का समय सम्मिलित होगा। ठीक है, तो समय रेखा में क्या आप 8वीं शताब्दी साधारण संवत पूर्व को चिन्हित कर सकते हैं? ठीक है, इसके बारे में बच्चे अब पता लगाते हैं कुछ चीज़ों का। तो 1900 साधारण संवत से लेकर आज तक की एक समय रेखा बनाइए और इस पर अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि अंतिम वर्ष भी अंकित करना। ठीक है, ये बच्चों के लिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखें, क्या आप जानते हैं कि भारत में पारंपरिक तिथि पत्रों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? अनेक भारतीय तिथि पत्र महीनों और दिनों के निर्धारण के लिए सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करते हैं। पांचांग तालिकाओं की एक पुस्तक है जिसमें प्रत्येक माह के दिनों के साथ साथ, ठीक है, संबंधित खगोलीय आंकड़ों के सूचीबद्ध किया जाता है। उदाहरण के तौर पर सूर्य ग्रहण कब है, चंद्रग्रहण कब है, सूर्योदय कब हो रहा है, सूर्यास्त कब हो रहा है, जैसी घटनाओं का सटीक आकलन पंचांग में होता है। ठीक है, मौसम के पूर्वानुमान, त्योहारों की तिथि और समय निर्धारण के लिए आज भी भारत में पंचांग का बड़े स्तर पर उपयोग होता है। अब इतिहास के स्रोत देख लेते हैं। तो इतिहास के स्रोत कोई स्थान, व्यक्ति, लेख अथवा वस्तु जिसके माध्यम से हम अतीत की किसी घटना अथवा कालखंड से संबंधित जानकारी एकत्र करते हैं, तो वो हमारा आपका इतिहास का स्रोत कहलाता है। अब इतिहास के स्रोत क्या क्या ये देख लेते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, तो इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं? तो इतिहास के स्रोत में क्या आप अपने माता पिता और परिवार की तीनों पीढ़ियों की जानकारी एकत्र कर सकते हैं? तो ये बच्चों के लिए दिया हुआ है सूचनाएं एकत्र करने का। आगे बढ़ते हैं, इतिहास के स्रोत क्या हैं देखते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करो। अब ये पूरी तालिका दी हुई है कि इसमें नाम लिखिए, व्यवसाय लिखिए, जन्म स्थान, सूचना के स्रोत, दादा दादी ने। ठीक है, तो आपने अपने परिवार के अतीत के संबंध में जानकारी कैसे प्राप्त करें? इन जानकारी को प्राप्त करने के क्या आपने छायाचित्रों, डायरियों, पहचान पत्रों आदि का उपयोग किया या आपके और अपने माता पिता संबंधों की स्मृति पर निर्भर थे? ठीक है, तो आइए विचार करें। क्या आपने कभी अपने घर अथवा आसपास पुराने सिक्कों, पुस्तकों, वस्त्रों, आभूषणों और बर्तनों को देखा है? इन वस्तुओं और पुराने घरों और भवनों से हम किस प्रकार की सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं? ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु अथवा संरचना एक कहानी बताती है कि वह चित्रखंड, पहेली यानी जिज्ञासा के हिस्से की तरह होती है। जिन वस्तुओं को आप अपने घर में देखते हैं वो आपको अपने परिवार के इतिहास के विषय में कुछ बताती है। इस प्रकार हम ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र कर सकते हैं। एक बात सदैव याद रखनी चाहिए कि इतिहास के मामले में पहेली के कुछ हिस्से गायब रह सकते हैं। ठीक है, तो यानी पूरा हिस्ट्री सही नहीं होती है, ये बात भी हमें जानना चाहिए। अब इतिहास के स्रोत देख लो भाई, कैसे कैसे क्या क्या स्रोत होते हैं। तो पहले हम ऊपर के स्रोत देख लेते हैं जो ऊपर लिखे हैं। तो यहाँ पे मौखिक स्रोतों की बात करते हैं। तो मौखिक स्रोत में आपकी वंशावली आ जाती है और आपका लोक साहित्य आ जाता है। ठीक है, आप बात करते हैं हम साहित्यिक स्रोतों की। साहित्यिक स्रोतों में आपका पहले तो भारतीय साहित्य आता है जिसमें वेद और इतिहास आते हैं, कविता, नाटक आते हैं, ऐतिहासिक लेख आते हैं, कहानियों का संग्रह आता है, वैज्ञानिक और तकनीकी लेख आते हैं। विदेशी विवरण आता है आपका, जैसे कि यात्रा वृत्तांत हो गए, ऐतिहासिक वृत्तांत हो गए। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं शिलालेख की बात कर लेते हैं। तो शिलालेख आपके जैसे कि हो गए आपके सिक्के, ताम्रपत्र हो गए, पांडुलिपियाँ हो गई आपकी। ठीक है, अब पुरातात्विक स्रोत में संरचना हो गई आपकी, स्मारक हो गए, टीला हो गए, ये भी इतिहास के आपके सारे स्रोत हैं। ठीक है, अब नीचे देखो यहाँ पर उत्खनन में क्या दिया हुआ है। उत्खनन में आपका उत्खनन से हमें क्या मिलता है? मानव, पशु, पौधों के अवशेष प्राप्त हो जाते हैं, उपकरण और हथियार मिल जाते हैं, मूर्ति, आभूषण मिल जाती है, जो भी इतिहास का स्रोत है। मध्यभांड और खिलौने हैं, निवास स्थान और शवाधान है। ठीक है, कलात्मक स्रोत में हमको चित्रकला से पता चलता है, कुछ मूर्ति कला से पता चल पाता है, पट्टिका और पैनल से भी हमें बहुत सारी इतिहास के बारे में ये चीज़ें
मिलती है। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है इतिहासकार। तो इतिहासकार ऐसा व्यक्ति जो अतीत का अध्ययन करता है एवं उसके विषय में लिखता है, वो इतिहासकार कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो इतिहास के शोध संबंधी चित्र को देख लिया। ठीक है, ये इतिहास के प्रमुख स्रोतों को एक साथ प्रदर्शित करता है। आपको अभी इन सभी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे चलकर इनमें से कुछ का उपयोग करेंगे। ठीक है, या उदाहरण के तौर पर जब इतिहासकार 1500 वर्ष पूर्व के किसी राजा या रानी, प्राचीन स्मारक, युद्ध या व्यापार की कुछ वस्तुओं के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं, तो वे बड़े ध्यान से अधिक स्रोतों से जानकारी संकलित करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ये शोध एक दूसरे की पुष्टि करते हैं, जैसे कि चित्रखंड पहेली, जिक्सा के टुकड़े मेल खाते हैं, तो कभी ये एक दूसरे के विपरीत सूचनाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि चित्रखंड पहेली, जिक्सा के टुकड़े मेल नहीं खाते। ऐसी परिस्थितियों में ये निर्णय लेना पड़ता है कि किस स्रोत पर अधिक विश्वास किया जाए। इस प्रकार इतिहासकार जिस कालखंड का अध्ययन कर रहे होते हैं, वे उसके इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इतिहास के इन सभी स्रोतों में कौन योगदान देता है। तो इतिहासकारों के साथ ही पुरातत्व विज्ञानी, पुरालेख शास्त्री जो प्राचीन अभिलेख को पढ़ते हैं, वो पुरालेख शास्त्री कहलाते हैं। ठीक है, मानव विज्ञानी जो मानव समाज और संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं, वो मानव विज्ञानी होते हैं। साहित्य और भाषा के विशेषज्ञ आदि इसमें अपना योगदान देते हैं। साथ ही पिछले 50 वर्षों में वैज्ञानिक अध्ययनों ने इतिहास के पुनर्निर्माण में अधिक से अधिक योगदान दिया। उदाहरण के तौर पर प्राचीन जलवायु का अध्ययन किया गया, उत्खनन की गई सामग्री का रासायनिक अध्ययन और प्राचीन मानव की आनुवांशिकी के अध्ययन ने एक नया दृष्टिकोण दिया है। अब आनुवांशिकी क्या है? तो आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वो शाखा है जो ये अध्ययन करती है कि किस प्रकार पौधों और जानवरों या मनुष्यों की कुछ विशेषताएं और गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये है। ठीक, और इसमें और पूरक शोध प्राप्त हुए। साथ ही जब इतिहासकार आधुनिक इतिहास आधारता, जिसका अर्थ है पिछली 2 अथवा 3 शताब्दियों का इतिहास का अध्ययन करते हैं, जो समाचार पत्र एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। पिछले कुछ दशकों के अध्ययन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, इंटरनेट आदि का भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब आइए पता लगाएं। अगले पृष्ठ पर इतिहास के स्रोतों से संबंधित कुछ दिए गए हैं चित्र। ठीक है, अब उसके हिसाब से हमें यहाँ पर थोड़ा सा पता लगाना है। एक सेकेंड, चलिए ये देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, उसमें सिक्का बना हुआ है, देखो। ठीक है, ये देखो मूर्ति दी हुई है, अशोक की ललाट दी हुई है। ठीक है ना। अब यहाँ पे मानव इतिहास का प्रारंभ देखते हैं। तो मानव होमो सैपियंस कहलाता है, आपको पता ही होना चाहिए। लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रह रहे हैं। यह एक लंबा समय प्रतीत होता है, परंतु यह पृथ्वी के इतिहास का एक छोटा सा अंश मात्र है। आइए अपने आरंभिक इतिहास को संक्षेप में जानें। ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो आदि मानव को प्रकृति से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दूसरे की सहायता करने के लिए वे टोलियों और समूहों में रहते थे। ठीक है, वे मुख्यतः आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। भोजन और आश्रय की निरंतर खोज करते रहते थे। इसका अर्थ है कि वे अपने जीवन के लिए खाने योग्य पौधों और फलों के संग्रह व आखेट पर निर्भर थे। ठीक है, हमारे आदि पूर्वजों के प्राकृतिक तत्वों को लेकर कुछ निश्चित विश्वास थे। संभवतः उनकी मरणोपरांत जीवन को लेकर भी कुछ धारणाएं थी। अब मरणोपरांत जीवन क्या होता है? तो मृत्यु के बाद का जीवन जो है वो मरणोपरांत जीवन कहलाता है। ठीक है, तो ये समूह अस्थायी शिविरों, शैलाश्रयों अथवा गुफाओं में रहते थे एवं एक दूसरे से जिन भाषाओं में संवाद करते थे वो अब क्या है, लुप्त हो चुकी है। ठीक है, उन्होंने अग्नि का उपयोग किया, पत्थर की उन्नत कुल्हाड़ियों एवं ब्लेड्स का उपयोग किया, नुकीले तीरों और अन्य उपकरणों आदि के निर्माण में उनके जीवन को सरल बना दिया। संपूर्ण विश्व की सैकड़ों गुफाओं के शैल चित्रों में उनके जीवन के विविध आयाम दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ चित्र साधारण आकृतियों और प्रतीकों के हैं, जबकि कुछ अन्य चित्र अधिक विस्तृत हैं एवं उनमें पशुओं और मानवों के दृश्य हैं। समय के साथ इन आदि मानवों ने पत्थर और मानकों की माला, ठीक है, बाशुओं के दांतों के पेंडेंट आदि जैसे साधारण आभूषण बना लिए और कभी कभी वे दूसरे समूहों के साथ इनका आदान प्रदान करने लगे। अब बात कर लेते हैं पहली उपज की। ठीक है, तो एक लंबे समय में पृथ्वी की जलवायु में अनेक परिवर्तन आए। एक समय पृथ्वी पर बहुत ठंड थी और इसका एक बड़ा भाग क्या था, हिमाच्छादित था, यानी कि बर्फ से ढका हुआ था। ठीक है, इसलिए इसे हिमयुग कहा जाता है। ठीक है,
कहा जाता था। इसके विषय में आप विज्ञान में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बाद में जब जलवायु गर्म होने लगी तो हिम का कुछ भाग क्या हो गया, पिघल गया, और जिसके कारण तत्कालीन नदियों में जलभराव हो गया, जो बाद में समुद्रों में समाहित हो गई। हिमयुग लगभग 1,00,000 वर्ष पूर्व से लेकर के 12,000 वर्ष पूर्व तक रहा है। ठीक है, इसके उपरांत मानव के लिए जीने योग्य परिस्थितियों में सुधार आया। विश्व के कई हिस्सों में उन्होंने एक स्थान पर बसना और अनाज उगाना शुरू कर दिया। उन्होंने गाय, बकरी आदि जैसे जानवरों का घरेलूकरण भी शुरू कर दिया। भोजन की अधिक उपलब्धता के कारण ये समूह अपने आकार और संख्या में बढ़ गए। ये प्रायः नदियों के किनारे बसने लगे थे, लेकिन इसका एकमात्र कारण जल की उपलब्धता नहीं थी, अभी तो यहाँ की मृदा का अधिक उपजाऊ होना भी था। इससे अन्न उगाने की प्रक्रिया भी अधिक सरल हो गई। ठीक है, तो ये बात हमने जानी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर एक चित्र देख सकते हो, यहाँ पे खेती हो रही है। ठीक है, खाना बन रहा है, पशु चढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आइए विचार करें। पहले प्रदर्शित शैल चित्र और उपयुक्त चित्र दोनों में ही पुरुषों और महिलाओं की कुछ निश्चित भूमिकाओं को दर्शाया गया है। यद्यपि ये स्वाभाविक प्रतीत होते हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि ये सही हो और ये सभी परिस्थितियों पर लागू नहीं होते। ठीक है, ये बात इसमें देखो दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम नहीं इस पर टाइम वेस्ट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वर्ड दिए हैं, पहले इन वर्डों को देख लेते हैं। तो यहाँ वर्ड दिया है कल्याण। कल्याण का मतलब होता है स्वास्थ्य, समृद्धि और भलाई। और पल्ली का मतलब होता है एक छोटी बस्ती अथवा छोटा गाँव। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे जैसे समुदायों का विकास हुआ, समाज जटिल होता गया। सरदार अथवा मुखिया लोगों के कल्याण के लिए उत्तरदायी थे और सभी सामूहिक रूप से सामुदायिक कल्याण के लिए काम करते थे। ठीक है, उदाहरण के लिए निजी स्वामित्व का भाव नहीं था और भूमि पर सामुदायिक रूप से कृषि की जाती थी। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया, पल्ली यानी कि उपग्राम यानी कि एक छोटी बस्ती, छोटा गाँव, ठीक है, या उपग्राम बड़े गांव में परिवर्तित हो गए, जो मुख्यतः भोजन, वस्त्र और उपकरण आदि वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। धीरे धीरे इन गांवों में संप्रेषण और आवागमन का तंत्र विकसित हुआ और इनमें से कुछ छोटे कस्बों में परिवर्तित हो गया। उदाहरण के तौर पर मध्यभांड और मिट्टी की अन्य वस्तुओं को बनाने और धातुओं के उपयोग, पहले तांबा और फिर लोहा की तकनीक का आगमन हुआ, जिससे टिकाऊ उपकरण, दैनिक उपयोग की वस्तुओं और आभूषणों का बनना क्या हो गया, सरल हो गया। ठीक है, अब इसको हम लेसन नंबर 6 में देखेंगे। इन चरणों ने किस प्रकार से सभ्यता के उदय में योगदान दिया। अभी याद रखना जरूरी है कि मानव सभ्यता को विकास के इन प्रारंभिक चरणों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इस दौरान कुछ कठिन क्षण भी आए, जब कुछ पूर्ववर्ती प्रजातियों की भांति मानव सभ्यता भी लुप्त हो सकती थी। हम उन आदि मानवों के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे जिनके साहस और दृढ़ता के कारण आज हमारा अस्तित्व संभव हो पाया है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अब कुछ चीज़ों को हम इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था। तो हमने अपने अतीत के बारे में और अधिक जानने के कुछ तरीकों का पता लगाया। समय रेखा की अवधारणा हमें भिन्न भिन्न समय पर ऐतिहासिक घटनाओं के अनुक्रम को समझने में सहायता करती है। ठीक है, समय की गणना की विभिन्न विधियां हैं, तो कौन सी हैं वो? वर्ष, दशक, शताब्दी, क्षय शताब्दी। ठीक है, इतिहास के विभिन्न स्रोत हैं, ये ऐतिहासिक घटनाओं को समझने और उनका पुनर्निर्माण करने में सहायक होते हैं। हमने आरंभिक मानव जीवन को संक्षेप में समझा और ये भी जाना कि मानव समाज कैसे समय के साथ जटिल होता गया है। ठीक है, तो ये भी हमें चीज़ थोड़ी सी देखनी है। आगे बढ़ो। प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं, तो ये चीज़ हमने इसमें समझी, इतने पॉइंट हमने जाने। अब एक परियोजना के रूप में अपने आसपास इतिहास के स्रोतों का उपयोग करते अपने परिवार। ठीक है, तो ये हमारे लिए नहीं है। और इसमें क्या दिया हुआ है? तिथियों का कुछ अभ्यास दिया हुआ है। ठीक है, ये सब। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। तो ये अभ्यास के लिए बच्चों के दिया हुआ था। हमने ये आज का चैप्टर अपना, ये कौन सा चैप्टर था हमारा? 4 नंबर का चैप्टर था, जो हमने इतिहास की समय रेखा और उसके स्रोत के बारे में जाना। तो थोड़ी जानकारी हमें इसके बारे में मिली। जो इम्पोर्टेंट था उसको लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, और मैं अंडरलाइन करती जाती हूँ, तो वो ज़रूरी है। ठीक है, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सारी चीज़ें लेसन में ज़रूरी नहीं होती, लेकिन हमें पढ़ना है ताकि हम पूरी चीज़ों को जान सकें। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी यही डेफिनेशन आ जाता है कि जीवाश्म किसे कहते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें भी एग्ज़ाम में बहुत आती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु को बेल आइकन को प्रेस करिए और
शेयर ज़रूर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए। और मैं मेरे साथ जो भी हो पाएगा, जितना भी स्टडी मटेरियल मैं आपको दे सकती हूँ, मैं LT ग्रेड पेट के लिए और UPPCS के लिए, RO के लिए आपको दूंगी। अभी फ़िलहाल हमारा पेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है और LT ग्रेड का भी एग्ज़ाम जल्दी है, तो इसलिए मैं ये SST का पोर्शन आपको कंप्लीट करा रही हूँ। इसके साथ साथ आपकी पेट की एक क्लास चल रही है जो मैं PDF फॉर्म में वो भी करा रही हूँ, और एक आपकी करंट अफेयर की चल रही है, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मेरे 3 वीडियो आते हैं, मैं फिर से बता देती हूँ, सुबह 8 बजे, दोपहर को 12 बजे और शाम को 5 बजे 3 क्लासेस चल रही हैं। आप तीनों क्लासेस अपनी देख सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं कल अपने लेसन नंबर 5 के साथ। तब तक कनेक्टेड रहिए। आपका दिन शुभ हो।